सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना कटाना। सबसे पहले हमारे देखने वाले तमाम नाजरीन को रमज़ानुल मुबारक की बेहद मुबारकबाद। अल्लाह करे कि एक तो मुल्क में स्टेबिलिटी आए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में आए। ज़ाहिर है हमारी मुआशी हालत ठीक होगी तो इससे तमाम जो हमारी आवाम जो सफ़र कर रही है इस वक्त, जो महंगाई का तूफ़ान है, अल्लाह करे उन सबको रिलीफ मिले। और इस दुआ के साथ हम रमज़ान का आगाज़ कर रहे हैं। जनाब, आज की जो हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, अगर हम सियासी मंजरनामे की बात करें तो सदर आसिफ अली जरदारी ने आज 19 रुकनी वफाकी काबीना से हल्फ ले लिया है। हल्फ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अताउल्लाह तारड़, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब वगैरह शामिल हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन ने पंजाब में शैडो कैबिनेट बनाने का एक फैसला किया है। आइंदा 48 घंटों में पंजाब में शैडो कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाएगा। मियां असलम इकबाल साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी हिस्सा है, उन्होंने कहा कि पंजाब में हुकूमत के हर महकमे की कारकर्दगी पर नज़र रखने के लिए शैडो कैबिनेट की जिम्मेदारियाँ मुख्तलिफ अरकान असम्बली को दी जाएंगी। अब इस तमाम सूरत हाल में सवाल हमारे सामने ये है कि पंजाब में शैडो कैबिनेट की जो बाज़गश्त है उसको हमारे पैनलिस्ट कैसे देख रहे हैं, इसकी अहमियत क्या होगी, इनका काम क्या होगा, किस तरह से ये मामला चलेंगे, और साथ ही वज़ीर आज़म अपने लिए बेहतरीन काबीना का इंतखाब कर पाए हैं। इस सवाल का जवाब हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। तारुफ में करवा देती हूँ, नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर दानिश वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करूँगी मैं एहतशाम साहब आपसे, जो अभी सारे मामलात हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं, शैडो कैबिनेट का और दूसरा जो आज की काबीना बनी है कि जो फेडरल कैबिनेट अनाउंस की गई है उसमें वही फार्मूला लगाया गया है जिस पे मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने नागवारी का इजहार किया गया था। पंजाब की काबीना में भी आपने देखा ज़्यादातर पंजाब से लोग थे और आज आमना 19 मेंबर कैबिनेट में 15 लोग पंजाब से हैं। एक जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट खातून रखेंगे उनका भी ताल्लुक पंजाब से है और आप देखते हैं एमक्यूएम को एक सीट दी गई है। इस लिहाज से तो इसकी सिग्निफिकेंस यही बनती है, जो एक मैसेज जाता है वो इतना अच्छा नहीं जाता कि पंजाब डोमिनेट कर रहा है, 12 करोड़ का सूबा है, छोटे सूबे जो हैं क्या वहाँ पे लोग नहीं हैं, इनके नहीं लाए जा सकते थे उनको आगे। बहरहाल ये कोई बाज़ार इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी आज एक बड़े ख़ास इनके बात हुई है नून के लोगों के, उनसे मैंने यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी बात यह है कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है कि कौन लोग होने चाहिए, दूसरा हमारी पार्टी के अंदर बड़ा दबाव है। ये 16 माह का बैगेज इसने हमारी कमर तोड़ दी है इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग गुड बोर्ड्स। तो दूसरा ये कि अब हम जा रहे हैं तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता देख के ठीक करेंगे। बहरहाल बहुत ज़्यादा वो होप स्पिन कर रहे हैं कि 4 वजारतें जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एनर्जी, प्लानिंग और फॉरेन अफेयर्स, कि हमने यहाँ डिलीवर करना है और 15 माह में हमने नहीं किया हमारे लिए मुश्किलात होंगी। दूसरा बहुत ज़्यादा प्रेशर में महसूस कर रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी नहीं आई साथ। वैसे तो कहते हैं डिसीजन मेकिंग में इतने प्रेशर नहीं हमें लेने पड़ेंगे पीपल्स पार्टी, लेकिन अब क्योंकि पीपल्स पार्टी कोई किसी तरह की ओनरशिप नहीं ले रही, लिहाजा सारा का सारा अच्छा बुरा मलबा हमारे पे ही पड़ेगा। और एक और बात बताई गई मुझे, उन्होंने कहा कि जी जिन हालात में हमें हुकूमत मिल रही है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, चीज़ें ठीक भी नहीं हैं, और जो IMF की तरफ से कहा जा रहा था सख्त शराइत होंगी। डॉक्टर आपने देखा जो हमारी थी फाइनेंस मिनिस्टर, वो अब उनका भी मूड लग रहा था, शमशाद अख्तर का भी वो होंगी, लेकिन वो नहीं है। सारा का सारा फोकस जो है ना पूरी टीम, एक मैं आपको बात बता सकता हूँ, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइज़र होंगे उन पे, ये चौधरी फारूक अटॉर्नी जनरल उनके साहबजादे और जस्टिस रमदे के दामाद हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि जी इनकी IMF के लोगों से मुलाकातें हुई हैं और ये इनिशियली कहा जाता है कि कुछ अच्छा मैसेज है और कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ ले जा सकती हैं। अदरवाइज़ जिस तरीके से आपने देख लें सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है, एक तरफ PTI का बहुत दबाव है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, दूसरा महंगाई इसने कमर तोड़ के रखती है। कह लेंगे बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए, हम क्या डिलीवर कर पाएंगे ये एक आने वाला वक्त बताएगा। राइट, लगारी साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, एक तो ये शैडो कैबिनेट और जो दूसरी हमारी वफाकी काबीना बनी है, अभी जो नाम सामने आए हैं? एक तो ये कि जो वफाकी काबीना में लोग लिए गए हैं, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा जो हमारे एहतशाम हक साहब ने कही। असल में ये हुकूमत सेंट्रल पंजाब की बन रही है, सूबे में भी जो बनी है वो सेंट्रल पंजाब की है और यहाँ पर वफाक में जो बनी वो भी सेंट्रल पंजाब की है।
सराइकी बेल्ट से सिर्फ रियाज पीरज़ादा साहब को लिया गया है, और चूँकि वो नवाज शरीफ साहब के आखिरी कैबिनेट में भी थे और अब इस कैबिनेट में भी हैं, और सराइकी बेल्ट से किसी को बिल्कुल पूरा नज़रअंदाज किया गया है और उनको नहीं लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से अमीर मुकाम को लिया गया, और बलूचिस्तान से जो है एक वज़ीर लिए गए जाम कमाल साहब। बाकी सिंध में हम देखते हैं, ज़ाहिर है अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग है तो उनके पास शहज़ाद अरकान भी नहीं होंगे, और मुशीर दाखिला भी वहाँ से लिए गए हैं लाहौर से, और अगरचे उनका ताल्लुक़ झंग से है, लेकिन झंग में तो बहुत कम वक्त गुजारा उन्होंने, बचपन ही शायद उन्होंने गुजारा होगा, बाकी तो लाहौर में ही रहे हैं, उनकी तालीम भी लाहौर की है। और फिर ये कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। निगरान की मुद्दत तो 3 माह होती है, लेकिन ये तो तकरीबन कोई 10 महीने तक उनने ये जिम्मेदारियाँ संभाले रहे, वो 10-11 महीने लगते हैं शायद वो उन्होंने गुजारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी काबीना जिसको हम मुतवाज़न कम अज़ कम नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात यह कि ये बहुत अच्छा किया है PTI ने, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है, कि वो शेडो कैबिनेट बना रहे हैं पंजाब में। उन्हें वफाक में भी शेडो कैबिनेट बनानी चाहिए, और उन्हें जहाँ भी उनको मौका मिलता है, अगर उनके अरकान हैं किसी और सूबे में भी, तो वहाँ पर भी उन्हें शेडो कैबिनेट बनाना चाहिए। और शेडो कैबिनेट के लिए ये भी ज़रूरी है, अगर आपके अरकान असम्बली नहीं हैं तो अपने पार्टी कारकुनों की बुनियाद पर उनको शामिल करें, ताकि वो हर महकमे को, जितनी वजारतें उनको चेक करते रहें, और उनके अंदर होने वाली जो भी कार्रवाइयाँ हैं उनको भी अपने पेश नज़र रखें कि कौन सी वजारत क्या काम कर रही है, क्या डिलीवर कर रही है, क्या मुसीबत ला रही है, क्या अच्छा काम कर रही है। सारी चीज़ें उनकी नज़र में होनी चाहिए, और उस पर वो एक बाकायदा, जिस तरह कैबिनेट इजलास होता है इस तरह शेडो कैबिनेट भी अपने इजलास करके वो तमाम जो उनकी मालूमात हैं और उनका जो तरीक़ाकार है वो उससे। और फिर जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट है हमारे चारों सूबों में भी किया हुआ है और वफाक में भी है, उसके ज़रिए उन्हें और आगे बढ़ाना चाहिए। वहाँ पर जाकर मालूमात हासिल करनी चाहिए कि कौन सी वजारत क्या काम कर रही है, तो उन्हें एक अच्छा मौका मिलेगा कि वह वहाँ में बैठ कर क्रिटिसाइज भी कर सकेंगे और लोगों के सामने आज़ाद शुमार भी रख सकेंगे। ठीक है जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो आप तो सबको और सुनने रमज़ान मुबारक को, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जारी है तमाम मुसलमानों को, अहले पाकिस्तान को। दूसरा ये कि शेडो काबीना जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये एक्चुअली स्टार्ट हुई है बरतानिया की जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम से ये निकला है शेडो काबीना। और ये आपके सुनने वालों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि शेडो काबीना हुकूमत के अगेंस्ट जो अपोजिशन होती है वो भी एक तरीके से कैबिनेट बनाती है। हालांकि उनका कोई पावर एक्शन नहीं होता है, उनके वो किसी एक्शन के तहत अपने पावर को इस्तेमाल कर सके, मां सवाए ये कि वो हुकूमत पे कड़ी नज़र रखते हैं और उन मिनिस्ट्रीज़ को जिसको ये भी बनाते हैं कैबिनेट, तो उनको फॉलो करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को देखते हैं। और इवन के अगर अच्छी ताल्लुकात हों अपोजिशन से तो एडवाइस और पॉलिसी का भी हिस्सा बनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और माजी में MQM हमेशा शेडो काबीना बनाती थी, लेकिन कोई और तो नहीं बनाया, लेकिन कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आया। और यहाँ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जिस किस्म की रंजिश है, उसमें इस शेडो काबीना की असल जो हैसियत है कि हुकूमत को एडवाइस दें और पॉलिसीज़ दें और हुकूमत अच्छी पॉलिसीज़ को लेकर इम्प्लीमेंट करे, वो नज़र नहीं आएगा। मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा होगी और इसमें ज़ाहिर है क्रिटिक्स ज़्यादा सामने आएंगे। बहरहाल आवाम को आगाही हासिल होगी। दूसरा ये कि कैबिनेट है, तो ये तो वही कैबिनेट है जो कि 16 महीने की हमने देखी थी। सागडार साहब भी हैं, एहसन इकबाल भी हैं, ख्वाजा आसिफ भी हैं। अब आप इनकी कारकर्दगी मुझे कोई बता दें। फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ। इसाकडार साहब का देखिए, इसाकडार साहब को फॉरेन मिनिस्टर इसलिए बनाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि इसाकडार साहब हमें मिनिस्टर नहीं चाहिए फाइनेंस। तो अब तो पीपल्स पार्टी के हाथ में चाबी है, वो जिस तरह चाहे इनको घुमाएगी। और अगर इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, अब तो सदर भी बैठ गए आपके ऊपर आके। अब कुछ यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहता हुआ चलूँगा आगे जो आपके पास हैं कि देखिए, मेरी एक बात हुई बड़ी हाई लेवल पर, जो पीपल्स पार्टी के 3-4 टॉप के लोग हैं उनमें से एक से, तो वो कहते हैं कि हमारा अगला हदफ जो है वो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे और पंजाब में उस तरह की अवामी मकबूलियत हम चाहते हैं जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो और
आपके बेनज़ीर भुट्टो की थी और बिलावल भुट्टो ने ये स्टार्ट कर लिया है। तो उस पर मेरा सवाल ये था कि अगर आप ये चाहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल हो और पंजाब में आप चाहते हैं कि आपकी वहाँ एंट्री हो और ऐसी हो जाए, तो फिर ये मुझे बताइए कि फिर आप शहबाज शरीफ की हुकूमत और मरियम नवाज की हुकूमत को कैसे सपोर्ट करेंगे? Absolutely. क्योंकि अगर आपने उनकी हुकूमत को सपोर्ट कर दिया हर तरह से और वो अगर जीत गए इस बुरे मंजरनामे में जहाँ पे बड़े चैलेंजेस हैं, और आपने अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत को कामयाब कर दिया, इन काबीना को कामयाब कर दिया जिसका आप हिस्सा नहीं है, और पंजाब में भी आपने मरियम नवाज साहबा की, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर तो ना वजीर आजम बिलावल बन सकेंगे और ना पंजाब में आपकी एंट्री होगी। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप बहुत समझदार आदमी हैं, हमारा टारगेट जो है वो वजीर आजम है और पंजाब है। अब आइए, ये जो आपके लाइन सर, ये अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं लग रहा आपको? देखिए, ये क्या कहा आपने, मैंने सुन, आपको ये टारगेट जो पीपल्स पार्टी आपने बताया है, जो सोच के बैठी हुई है, जहाँ पे नजरें जमाए बैठी है, वो अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा गिवन द सर्कमस्टांसेस? कोई भी देखिए, मैंने बड़े बड़े लोगों से बात की, लोग यही कहते हैं कि यार अगर उन्होंने ये सब हासिल करना है तो वो किस तरीके से बताए ना, और इसीलिए वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्होंने तो अब ऐलान कर दिया है कि IMF के दरमियान जो हुकूमत बैठेगी उसमें पीपल्स पार्टी भी नहीं बैठेगी। समझ को किसी तरह से भी वो ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। अब ये जो मिनिस्टर्स हैं, इनकी कारकर्दगी क्या आपको नहीं पता है? आप इनको देखें, सवाए 1-2 मिनिस्टर हैं जैसे इसाक डार है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी और एक्सपीरियंस को, जो कि 2013 से 2017 तक उनको हीरो माना जाता है कि उन्होंने फाइनेंस मुस्लिम लीग की बेहतरीन की थी, टॉप की करती थी, उन साहब को आपने इस हुकूमत में फाइनेंस से उठा के एक नए जगह भेज दिया है। हाँ, उनको दुनिया जानती है लेकिन एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, और इस वक्त एक्सपीरियंस ऐसे लोगों को लाना चाहिए था जो कि डिलीवर कर सके, यंग होते, वाइब्रेंट होते, डिलीवर कर सकते। अब बताइए कि मुसद्दिक मलिक साहब हैं, मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं पेट्रोलियम में, ये डायरेक्ट, मैं पहले बता चुका हूं कि ये डायरेक्ट कॉमन मैन को हिट करता है, और अभी 2 जहाज अभी तक नहीं आए जिसके बारे में PMLN के मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सभी ढूंढ रहे थे और पूछते थे कि भाई आप पूछे इनसे, हम तो पूछते थे। तो कहने वाला है कि कौन ये है, बताए एहसन इकबाल है, एक बेहतरीन आपको वजीर मिला है। अता ताड़ल मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन के हवाले से आएंगे, एक अच्छे चॉइस है। बाकी आप ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ये किसके आदमी है बताइए मुझे? वो दोनों ओनरशिप नहीं ले रहे ना पीपल्स पार्टी ना ही मुस्लिम लीग मूवमेंट, जो है उसके पास जो था, जो है वही के आ गई। आज से हमने 2 हुकूमतों में इनको देखा है, 16 महीने की हुकूमत में देखा है, और जो सबसे अहम तरीन 2-3 मिनिस्ट्री है उनमें से एक ऐसे शख्स को दे रहे हैं जो बैंकर है, जिसका विजन भी सुना है कि बहुत ही लिमिटेड है। तो अब हमें जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि PMLN के लिए बड़ा कड़ा वक्त है, क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी ऊपर से बैठी है, नीचे से आपके PTI बहुत जबरदस्त अपोजिशन के साथ है, और इस्टेब्लिशमेंट सही है, और लोग वही हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। सुन ले, इनकी गर्दन, इस्टेब्लिशमेंट जो है इनकी गर्दन पे है, और वही हाल होगा जो 16 महीने में शहबाज शरीफ का था, उसमें कोई बदल नहीं होगा, देखिएगा। जुल्फिकार साहब, ये तो वही लोग हैं ना ट्राइड एंड टेस्टेड, तो फिर हमें इस बार कुछ नया क्या नजर आएगा? क्या हालात फिर वही रहेंगे? देखें, आप जब नया नहीं देंगे तो नया आएगा कहाँ से? और एक बात अगर आप उसको देखें कि इस वक्त वही लोग हैं, और शायद पंजाब से अगर आप देखें कि पंजाब से लोग हैं, उनकी शायद मजबूरी भी यही है। पंजाब में उनको, लगारी साहब की इस बात को मैं सपोर्ट करता हूँ कि तमाम इलाकों से नुमाइंदगी होनी चाहिए, और सराइकी बेल्ट से शायद एक लगारी हैं वो ओवैस लगारी शायद, जी। और इसके अलावा उन्होंने कुछ ज्यादा उनको तवज्जो नहीं दी। होना चाहिए, कुछ और लोग भी होने चाहिए, उनकी क्या मजबूरियां हैं नहीं, लेकिन बाहर जो नजर आ रहा है वो इस तरह से नहीं है। अब KPK से कोई बंदा उन्होंने वही ले लिया, अमीर मकाम ले लिया। सिंध से, क्योंकि मसला ये है कि उन्होंने भी कहा कि MQM को तो वो है, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी अभी तक अनविलिंग है। तो लेकिन ये है कि हमें कुछ थोड़ा टाइम इनको देना चाहिए। अगर यही टेस्टेड लोग, यही चेहरे कोई डिलीवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, देखिए मुश्किल ये खुद अपने लिए पैदा करेंगे। अगर ये लोग डिलीवर नहीं कर सके, ये जिनका हम देख रहे हैं और जिनके हमारी राय है
ओपिनियन है कि मुश्किल वक्त तो है, इसमें दो राय नहीं है। मुश्किल वक्त है, लेकिन क्या ये डिलीवर कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, और उनका कप्तान जो है, उनका लीडर जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, वो किस तरह उनसे काम लेंगे। और अगर ये चीजें कर जाते हैं थोड़ा बहुत जो है, फिर हमें एक उम्मीद सी हो जाती है। अदरवाइज ये मुश्किल अपने लिए खुद पैदा करेंगे। परफॉर्मेंस बिल्कुल वो हुई, खुद हम इस तरह के प्रोग्रामों में बैठ के फिर हम इनकी सर्जरी करेंगे कि देखें इन्होंने क्या किया, बताएं कि क्या किया, कुछ नहीं कर पाए, इसका क्या फायदा हुआ इन्होंने। तो जाहिर है वो खुद उस क्रिटिसिज्म की जद में भी आएंगे और खुद लोगों का प्रेशर इन पर होगा। जी ठीक है, और खुद इन लोगों का प्रेशर होगा। अब देखेंगे ये कि ये काबीना जो हम देख रहे हैं, अभी जो नए अभी लोग सामने आए हैं, चेहरे तो नए नहीं हैं, वही पुराने हैं, लेकिन अभी देखते हैं आगे जाके इसमें नए चेहरे इंडक्ट किए जाते हैं नहीं किए जाते, आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि 16 माह का जो तजुर्बा था वो हमारे सामने मौजूद है, देखना ये कि नया क्या होता है। जनाब, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि साबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी सुबकदोशी के बाद उन्होंने कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आइन की पासदारी के लिए जो मुनासिब था उन्होंने वो किया। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा उन पर चलाना है तो चलाएं, ये उनकी जानिब से एक सहाफ़ी के सवाल पर कहा गया। मुल्क को जोड़ने के लिए जिसको जो मैंडेट मिला है उसे तस्लीम किया जाए, गैर आइनी इक़दामात का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएँ। अब जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके असरात क्या हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं, ये आगाज़ करूँगी लगारी साहब आपसे। लगारी साहब, एक तो वो 2-3 चीज़ें जो बड़ी सीधा उन्होंने की। एक तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि उनके अपने नज़रियात हैं, बानी PTI के अपने नज़रियात हैं, जो उनकी जानिब से कहा गया कि जो एलिगेशन बानी PTI लगाते रहे हैं इदारों के जो मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उन पर, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि उनके अपने नज़रियात हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मई 9 के जो मामला थे, 9 मई के वाक़यात, उनकी इन्वेस्टिगेशन को वो सपोर्ट करते हैं। और तीसरी चीज़ उन पे जो कहा जा रहा है कि आप पर भी आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा चलाना तो चला दें। तो आप किस तरह से देख रहे हैं उनकी जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस? आर्टिकल 6 का मुकदमा किसी सिविलियन सदर पर कैसे चलाया जाएगा, और या भी किसी और पर भी कैसे चलाया जाएगा, जबकि मैं समझता हूं कि आइन को एब्रोगेट किया गया सियासतदानों की तरफ से, ख़ास तौर पर जो कुछ 3 अप्रैल को हुआ था। मैं उसको एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने उसी दिन कहा था कि वो एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और आइन को तोड़ने के मुताबिक है जो कुछ फ्लोर ऑफ द हाउस पर हुआ था। मैंने उसी दिन अपना मौक़िफ़ यही रखा था और इसी जगह पर बैठकर मैंने यही बात की थी कि आइन को एब्रोगेट किया गया है, सबवर्ट किया गया, आइन को तोड़ा गया, आइन को बेंच में रखा गया है। लेकिन ये किसी भी सिविलियन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई से करने से पहले फिर आपको जाना पड़ेगा अयूब खान की तरफ से कि जनाब आपने कैसे मार्शल लगाया था, फिर आप जाएंगे याह्या खान की तरफ, जनाब आपने कैसे मार्शल लगा लिया था, जबकि उनको तो खाइन करार दिया जा चुका था। तो खाइन, अगर कोई खाइन करार दिया और उनकी ज़िंदगी में खाइन करार दिया गया था और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, अगर उनकी ज़िंदगी में उनको गासिब करार दिया गया, असमा जिलानी केस में वो गासिब करार दिए गए मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक, उनका तो सवाल ही किसी ने नहीं उठाया। फिर उनको ये अब बाद में गैर जमाती असम्बली आई थी, उसने तो सब कुछ मान लिया था और वैलिडेशन बना दिया था, और उस जगह पर जो 8वीं तरमीम आई थी वो एक बंच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी और जिसके तहत जो है उन्हें हर चीज़ उनकी मान ली गई थी, बल्कि आइन में नाम लिख दिया गया था जनरल ज़ियाउल हक का भी और बाद में मुशर्रफ का भी नाम लिख दिया गया कि उनका आइन में दर्ज किया गया कि ये सदर होंगे। आज तक ऐसा नहीं होता है कि जनाब आइन में ओहदों के नाम तो लिखे जाते हैं लेकिन शख्सियात के नाम नहीं लिखे जाते, तो ये होता रहा है। और फिर जिन जजेस साहिबान ने उसको वैलिडेट किया है, अब मार्शल्ला को या मार्शल्ला जैसी ताकत को वैलिडेट किया, वो कहाँ जाएंगे? तो अगर ये चीज़ें खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। आरिफ अलवी साहब से पहले बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अगर खोलना होगा तो बहुत से लोग कटहरे में खड़े होंगे, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने एक सियासी कारकुन के तौर पर काम किया, प्रेसिडेंट थे, और हमें प्रेसिडेंट से ये कभी भी नहीं रखना चाहिए तवक्को। मैं अपनी हद तक कहता हूँ तो वो बिल्कुल गैर सियासी होना चाहिए, उनका कोई सियासी नजरिया नहीं होना चाहिए। भाई ये सियासी मुल्क है, भाई इनको सियासतदानों ने बनाया है और कोई सियासी नजरिया रखने वालों ने बनाया है, तो ठीक है उनको बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। और उन्होंने जो भी अपने कार्रवाई की है उसको हम डिसोन नहीं कर सकते। जहाँ आइन एब्रोगेट नहीं होता है हम और हर उस बात की हिमायत करते हैं जहाँ पर उन्होंने आइनी कार्रवाइयाँ की। ठीक है, लगारी साहब आपका टेक आ गया, दीगर हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी इस पर ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। और जिस तरह से हम साबिक सदर आरिफ अलवी उनकी देख रहे थे कि जो उन्होंने कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो उन्होंने अहम बातों पर जो हम देख रहे हैं कि तबसरे भी हो रहे हैं। डॉक्टर दानिश, आपकी जानिब आऊँगी। एक तो ये आर्टिकल 6 वाली बात हो भी क्यों रही है, जो उनसे सवाल भी किया गया और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं तो लग सकता है ऐसा। आप क्या समझते हैं कि क्या कहाँ पे एब्रोगेशन हुई है जिस वजह से ये बातें हो रही हैं उनके हवाले से? आरिफ अलवी साहब एज ए सदर उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनमें आइन की नफ़ी हुई है, और कहीं ऐसे काम हैं जिन्होंने आइन की नफ़ी नहीं की, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, वो उनके ख़िलाफ़ हो गई है। देखें, मैं तो सिर्फ एक चीज़ कोट करके जाता हूँ कि उनके साथ उनके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, जिनमें से एक बहुत ही अहम था, वो है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती। और वो उस पर जो है वो जब पार्लिमानी कमेटी फैसला नहीं कर पाती है तो फिर उसको वो आइन उस पर खामोश है। तो स्पीकर की रिक्वेस्ट पर सदर साहब ने नॉमिनेट कर दिया था जिसको फारिग कर दिया गया। ये एक लिहाज से आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, ये आइन के खिलाफ या कानूनी खिलाफ है। जहाँ तक उनका मैं पहले भी बता चुका था कि जहाँ तक उनके उस वाले मसले था कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिक्वेस्ट की थी, नीचे तमाम लोगों ने कानून की खराबी की थी और उन्होंने भी उसका साथ ज़रूर दिया था, लेकिन अगर वो ना भी देते तो 48 आवर्स में असम्बली टूट जाती। लेकिन सवाल ये है कि लगारी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है, उसी को लेके आगे बढ़ता हूँ कि अगर आप इनको आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल करना चाहते हैं तो फिर आइए, फिर तो सवाल ये पैदा होता है कि हर गवर्नमेंट 280 आर्टिकल में से 100 आर्टिकल जो है वो तोड़ती है, और सबसे ज़्यादा तो 2A और 227 को तोड़ती है, जिसके इसमें है कि कोई भी ऐसा कानून पाकिस्तान में राइज ही नहीं हो सकता जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ हो। अब कुरान और सुन्ना के खिलाफ तो सूद का निज़ाम है, पाकिस्तान में चल रहा है, हर गवर्नमेंट करती है। फंडामेंटल राइट्स है 8 से लेके 28 तक है, हर गवर्नमेंट तोड़ती है। तो कई ऐसे आइन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप आइन के ऊपर जाएंगे तो परवेज मुशर्रफ साहब को जो उन्होंने आइन तोड़ा उस वक्त जब शुरू किए थे 99 का, तो उस वक्त वैलिडेट किसने किया? उसको वैलिडेट किया पार्लियामेंट ने भी, उसको वैलिडेट किया आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी। इसी तरीके से आइन तोड़ने की बात आएगी तो फिर आइन तोड़ा है वो जनाब जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस बंदयाल तक की बात आएगी। सवाल ये है कि अगर आरिफ अलवी को आर्टिकल 6 पे आप ट्रायल करेंगे तो वो तमाम लोग जिन्होंने आइन को तोड़ा है, जिसमें चाहे वो उनका ताल्लुक जुडिशरी से हो या उनका ताल्लुक फौज से हो, फिर वो कहाँ खड़े होंगे? यानी मामला दूर तक जाएगा। अल्फाज है जो हम लोगों को लेके डराते हैं, और असल में इस अल्फाज के ऊपर अगर इसके ऊपर अमल दरामद शुरू में ही हो जाता तो जस्टिस मुनीर का ही एक्शन हो जाता उस जमाने में, और अयूब खान के ऊपर ये क्वेश्चन उठ जाता, तो शायद आज इतनी बातें नहीं होती हैं। लेकिन ये उनका, हाँ, एक बात मैं यहाँ कोट करके चलूं कि देखिए के सिलसिले में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की और उनको कहना भी चाहिए कि ये बात क्लियर किया जाए, हटाया जाए कि 9 मई के अंदर जो भी जिम्मेदार है उनको सख्त से सख्त तरीन सजा दे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अगर 9 मई में जो शामिल नहीं है उनको सजा ना दी जाए और एक जुडिशियल बड़ी इंक्वायरी की जाए ताकि ये पता चले। इस मामले में जो जुडिशियल इंक्वायरी पे तो हम देख रहे हैं कि तमाम जमाती एक ही उस पे पेज पर हैं। बानी पीटीआई का भी इस हवाले से जो बयान सामने आ गया था वो भी कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, आप पहले जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, सीसीटीवी फुटेजेस लें, देखें पहले कल्प्रिट्स हैं कौन। एहतशाम साहब, आपकी जानिब आती हूँ, ये जो कहा गया उनकी जानिब से कि भाई मैंने कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के जो गैप है, फासले हैं, उनको कम करने की, अब भी करता रहूँगा। आप समझते हैं कि उनकी जानिब से ऐसी कोशिशें की गई थी बतौर सदर, लेकिन वो नहीं हो सकी पूरी? देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पे की गई थी। आपको याद होगा कि जब गिरफ्तारी से पहले बानी पीटीआई उनको मिलने अलवी साहब को गए थे प्रेजेंसी, तो वहाँ से उन्होंने कॉल की थी जनरल आसिम को और कहा था कि जी वो मेरे पास बैठे हैं बानी पीटीआई और आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं आपकी तैनाती पे। तो उन्होंने रिफ्यूज़ टू टेक इस कॉल। ये तो सबको पता है इस बात का, कॉल नहीं ली गई थी। उसके बाद से बहुत दफ़ा बानी पीटीआई ने कहा कि जी मैं बातचीत करना चाहता हूँ लेकिन मेरे साथ एस्टैब्लिशमेंट और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ बात नहीं कर रहे। देखिए, ये बात तो ठीक है, किसी हद तक उन्होंने ब्रिज का काम आई कुडंट लिसन यू प्रॉपर्ली। आपने क्या कहा कि किसने रिफ्यूज़ किया कॉल? जी जी, ये वो ऐसा था कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनकी कॉल लेने से इनकार कर दिया था। आरिफ अलवी साहब ने कॉल की थी कि मेरे पास बैठे हैं बानी पीटीआई, आप मुबारकबाद देना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद फिर ये हुआ कि चले इस हद तक तो उन्होंने कोशिश भी की और ये भी बड़ी सही कह रहे हैं डॉक्टर दानिश के कंडेम भी किया था ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने 9 मई को और बाद की बातें। अब 2-3 चीज़ें, पहली तो बात है ये तो सियासी नारा है आमना के जी आर्टिकल 6 लगेगा नहीं लगेगा, ये तो नहीं किसी पे लगता। हाँ, 18वीं तरमीम ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया था कि उसमें ज़िया-उल-हक का भी और परवेज़ मुशर्रफ का दोनों का नाम निकाल दिया था। ये एक ब्यूटी है, जब सारे इकट्ठे मिलकर काम करें सारी सियासी जमातें तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे लोगों का रास्ता बंद हो सकता है, हज़ारों का भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब अगला सवाल ये है कि जी अब कंट्रोवर्शियल तो बहुत ज़्यादा हुए अलवी साहब और पीपल्स पार्टी PMLN तो बहुत उनको कंडेम किया। अब अगला सवाल ये है कि जी अब रिटायरमेंट के बाद जाने के बाद क्या वो पीपल्स पार्टी ना अपनी पार्टी के रहे ना बाकी लोगों के लिए। अब मेरा ख्याल है टेस्ट ये होगा हमना कि उन्होंने जो PTI के लॉयर्स को कहा है कि जी मेरी मुलाकात करवाई जाए बानी PTI से, अब देखना है कि बात करवाते कि नहीं करवाते। उनकी जगह दूसरी बात है कि जिस अंदाज से बानी PTI ने उनके बारे में बड़े वाजे तौर पे अलीमा खान और रिकॉर्ड है वो कहती थी बहन उनकी कि वो मेरे भाई नाराज़ हैं उनसे कि जो उनको जो है वो फैसले करने चाहिए थे वो नहीं किए। तो मेरा ख्याल है एक जिस तरह बाकी हम देखते हैं पाकिस्तान में हर कोई ना कोई जो बैठा होता है वो अब आके वो किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। जरदारी साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से कार्ड खेले थे, उन्होंने बहुत सारे जब प्रेजेंट थे उन पर बहुत कम कोई ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी काम को रोका हो। उन्होंने बहुत यानी इनसे अपने भी और पराये भी नाराज़ी हैं, बात नहीं की थी। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, सारे नाराज थे। जी हाँ, अब ये देखना है कि जी जुल्फ़िकार साहब आपकी जानिब आती हूँ। आप जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है उसमें आप किस तरह से उसको देख रहे हैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को, और इसके बाद जिस तरह से एहतशाम साहब ने भी बात की कि अब देखना ये कि उनकी जगह बनती है PTI में या नहीं बनती, आपको क्या नज़र आ रहा है इस मामले में? आमना प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी उनको? एक बड़े ओहदे से जो है वो अभी सुबुकदोश हुए, खामोश रहते कुछ अरसे तक, उसके बाद लेकिन उसकी ज़रूरत उनको थी। कुछ चीज़ों को उन्होंने बहुत से क्वार्टर्स को कुछ चीज़ें भेजनी थी, उनको कन्वे करना था। PTI शायद PTI के बानी हो या दूसरे, उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो उन्होंने कहा है। एक तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि आपस में जैसे अभी जो पैनलिस्ट हैं हमारे उन्होंने कह दिया। दूसरी बात ये कि क्या ये बात के कोशिश की, ये बात किसी ने शायद पूछी भी होगी, उन्होंने उसको शायद अवॉइड किया कि फिर कसूर कहाँ था। PTI के जो बानी थे जिनको अपना लीडर अभी तक मानते हैं, अभी तक क्या उनका कसूर था या एस्टेब्लिशमेंट में कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत स्टबन थे? ये उन्होंने अभी तक उसको नहीं बताया, लेकिन जो उनकी मतलब की बातें थी वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और वो कन्वे किया कि मैंने बहुत कोशिश की। बल्कि बड़ी खूबसूरती से उन्होंने जो है टाल दिया जब उनसे पूछा कि आप दोबारा से आप पार्टी का सिंध की जो क़यादत है वो पार्टी की आप संभालेंगे, एक्टिव होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो बहुत पुराना उनके साथ रहा हूँ और बड़ी कोशिश मेरी रही है और ये वो सारा कुछ जो है। अब देखना ये है कि क्या ये बातें सही हैं कि उन पर ट्रस्ट ख़त्म हो गया था बानी पे। PTI का गुस्सा बहुत कि जब ये आने वाले दिनों में वो मुलाकात करेंगे अडियाला जेल में अपने लीडर से, वो पता चलेगा। और जाहिर है ये उनकी शायद मजबूरियाँ भी थी कि जिस तरह बानी PTI जिस तरह उनको इस्तेमाल करना चाहते थे, जिस तरह वो कहते थे कि आप एक्ट करें एज अ सदर नहीं, एज अ पार्टी वर्कर, और पार्टी के सदर के तौर पर आप करें, वो शायद वो नहीं कर सकते थे। उनकी मजबूरी, क्योंकि एक ओहदा था उनका। कोशिश भी उन्होंने की है, उन्होंने कोशिश भी किया, लेकिन दूसरी तरफ देखें ना, एक तरफ जो है वो खाई थी, दूसरी तरफ जो है वो डेविल एंड डीप सी वाली बात है। तो किस तरह वो कहाँ जा सकते थे? तो उन्होंने कोशिश की है कि मेंटेन रखने की, अपने आप को दरमियान में रखने की। अब नाराज तो होना है, किसी ने तो नाराज होना है और पार्टी के लोग नाराज हुए। अब देखना यह है कि वो किस तरह जो है अपने आप को इस तरह कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को यही कहा कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट और उनके पार्टी के दरमियान बहुत कोशिश की। सर वो तो बेचारे फंस गए थे ना बीच में। लेकिन नहीं हुआ जी, उन्होंने बैलेंस रखने की कोशिश की, इसलिए हम देख रहे हैं कि सभी नाराज हैं। तो जनाब, जहाँ पर हम सारे मामला डिस्कस कर रहे हैं, चूँकि रमज़ानुल मुबारक आज से शुरू हो चुका है, आज सुबह अब जब जिस तरह से हम देखेंगे सहरी होगी, फिर उसके बाद इफ्तार होगी, तो ऐसे में लोगों की बड़ी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। और सबसे बड़ी उम्मीद ये होती है कि जो हुकूमत वक्त है वो उनको रिलीफ थे। अब अगर रिलीफ मिल भी जाए
किसी हद तक। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो अशे ख़ोर-ओ-नोश हैं और दुकानदार हैं, उनकी कीमतें खुद ब खुद बढ़ा देते हैं, अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी जाती हैं। सैर इफ्तार में जो जितनी भी हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, अब आप देखिएगा कि वो किस तरह से हाई उनकी कीमतें जाएंगी, आसमान से बातें करेंगी, और फिर हम इस हवाले से भी प्रोग्राम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अब सारा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये जो रिलीफ मिलता है उसके बाद जो क्या इक़दाम होने चाहिए चेक रखने के लिए गरा फरोशों पर, और इनकी जो सारी सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस लिस्ट हम कहते हैं कि वो उस पर भी एक कंट्रोल होना चाहिए, वो देखना चाहिए। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या हम इस रमज़ान में कुछ मुख्तलिफ देखेंगे? ये सवाल लेकर मैं बढ़ूँगी। सबसे पहले लगारे साहब आपकी जानिब, लगारे साहब की कुछ बेहतरी होगी? कीमतों का एक मैकेनिज़्म होता है, जब तक हम उसे समझेंगे तो ही हम उसकी तरफ जा सकेंगे कि उसको हल कैसे किया जाए। ये कैसे होता है कि अचानक एक चीज़ मंडी में रखी हुई है, वो वहाँ मंडी में ही पड़े पड़े महंगी हो गई, फिर वहाँ से उठाई गई तो उसके अंदर महंगाई प्लस हो गई, वो आड़ती की, फिर आड़ती लेकर आया मंडी में, खेत से मंडी में लाया, फिर वहाँ कैसे महंगी हुई, और फिर किस तरह से ये जो है कंज्यूमर के पास पहुँची, रिटेलर ने उसको कैसे बेचा, और फिर उसके बाद जो उसके पास गई कंज्यूमर के पास तो उसकी कीमत कहाँ से कहाँ जा पहुँची है। तो ये सारी एक पूरे का पूरा एक मैकेनिज़्म है। हम उस मैकेनिज़्म को ज़ाहिर मौशियातदान जानते हैं, और एहतशाम साहब तो हमसे ज़्यादा बेहतर, मुझसे ज़्यादा, बाकी सारे दोस्त बड़े आलिम फाजिल हैं, मैं मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि ये मैकेनिज़्म किस तरह से कीमतों को बढ़ाता है। ये कौन सी चीज़ है जो चीज़ों को जो खेत में है उसको नहीं मिलता है, बिल्कुल जो खेत में बैठा हुआ है जिसने ये सब कुछ काश्त किया है उसको भी मिल नहीं रहा है, और जो कंज्यूमर है उसके पास पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। ये बीच में कई जगहें ऐसी आती हैं, वो आड़ती आता है जो उठाता है, फिर ट्रांसपोर्ट वाला आता है, फिर उसके बाद मंडी वाला आता है, फिर मंडी वाला जो है वो रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर जो है वो आम उसको जाता है, कंज्यूमर के पास जाता है। तो वहाँ पर ये सारी की सारी एक साइंस चल रही होती है जो कीमतों को बढ़ाती है, उसका एक पूरे का पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बाख्तियार भी होते हैं, बासर भी होते हैं, वो कीमतों को बढ़ाते चढ़ाते हैं और उसमें अपना बहुत कुछ कर रहे होते हैं और अपने अपनी फ़वायद हासिल कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में इन चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है हुकूमत को, और हुकूमतें इन चीज़ों को नहीं देखती हैं। चलें, हमारे पास चूँकि टाइम कम है तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग जो गिवन टाइम है उससे स्ट्रिक्टली स्टिक रहिएगा। जुल्फ़िकार साहब, आपका इस पर क्या टेक है? रिलीफ आपको लग रहा है कि मिलेगा, और अगर मिलेगा तो ये किसने कंट्रोल करवाना है? जो प्राइस लिस्ट पे हम देखते हैं कि कंट्रोल नहीं किया जाता। आमना, सिर्फ मैं इतनी बात करूंगा, लगारी साहब ने कहा कि ना इसका मैकेनिज्म है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। मार्केट में जो चीज़ कम होगी उसके सब कीमतें जो हैं, माशाल्लाह जो हम दुकानदार जो हैं यहाँ पर मुसलमान मुल्क है और सोम सलात के पाबंद भी हैं और सब कुछ वो ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कीमतों में ना कभी वो कंप्रोमाइज़ करते हैं बल्कि वो कोशिश करते हैं। बल्कि इससे पहले चीज़ें आप देखें ना एकदम गायब होना शुरू हो जाती, स्टॉक होना शुरू हो जाता है। खजूर, बेसन, मशरूबात और दीगर ऐसी चीजें जो हैं उसके वो हो जाते हैं। अच्छा, एक और दूसरा, शायद मेरे ख्याल में हम भी इस चीज़ से जो है वो हमें भी ये हिस्स नहीं है कि हम ये देखें कि अगर मशरूबात किसी शरबत की बोतल अगर हम एक ले जाएं तो ठीक है ना, फिर हम 4-5 दिन बाद फिर ले लें या 2 ले लें, 3 ले लें। हम पूरा जो है उसको कॉटन ले लेते हैं 10 दाने का, 12 दाने का। बेसन अगर हमें ज़रूरत है तो हम 5 किलो, 2 किलो की ज़रूरत है हम उसको 10 किलो ले लेते हैं। चीनी अगर जो है 2 किलो की ज़रूरत होती है, हम कहते हैं नहीं पता नहीं क्या होता है, वो हम 10-20 किलो ले लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, चावल, दूसरी चीज़ें जो हम ज़्यादा इस तरह से इस्तेमाल होती हैं, हम फ़ौरन तो उसको लेते हैं। मार्केट में उसकी कमी भी होती है और मौका मिल जाता है दुकानदारों को कि उसकी कीमतें बढ़ाएं। पूरी दुनिया में इस तरह के मौके, मजहबी त्यौहार या दूसरे इस तरह के, वो उसमें आप देखें कि उनकी लोग जो है सेल लगाते हैं कि ज़्यादा जो है उसमें हो और लोगों के, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ ये नहीं है। काश हम जो है हकूकुल इबाद का, हकूकुल्लाह का ख्याल रखते हुए हम हकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें। जी डॉक्टर साहब, देखिए थोड़ी सी बात तो हो गई है, और वो ये है कि जनाब जब दुनिया में मजहबी उनके या कोई भी अहम दिन आता है तो वहाँ तो सेल लग जाती है, और पाकिस्तान में कोई ऐसा दिन आता है तो यहाँ पर जो है वो इतनी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती है। देखिए टेक्निकली इसमें कोई बहुत लंबी वो लाइन की ज़रूरत नहीं है।
हुकूमत के पास और हुकूमत और इंतज़ामिया होती है जो कि इन चीज़ों को मेंटेन करती है, और ये जाहिर है हुकूमत और इंतज़ामिया का काम है। लेकिन हुकूमत में कौन लोग हैं? हुकूमत में वही तो लोग हैं कि अगर आज महंगाई होगी या जिसकी शॉर्टेज होगी, या चीनी को आप रोक देंगे, गोदाम में बंद कर देंगे, या आटा को बंद कर देंगे, सब्जियों को बंद कर देंगे, दूसरी चीज़ों को बंद कर देंगे, उसका फ़ायदा किसको होगा? हुकूमत में बैठे हुए लोगों को, जो इंतज़ामिया इनके अंडर में चल रही होती है। तो पाकिस्तान ये इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। अभी आप देखिए कि अब आज से ही जो बेचारा जो फल थे वो 100 रुपये ऊपर चले गए, और आपके जो ये दूसरे मशरूबात हैं वो 200, 150, 50, 40 ऊपर चले गए। मतलब क्या चीज़ है? अगर हुकूमत ये चाहे, दुनिया भर में हुकूमत चाहती है तो वो तो कंट्रोल कर लेती है। अगर हुकूमत चाहे, और उसका पूरा एक मैकेनिज्म है जिसका जिक्र भी हुआ, लेकिन वो मैकेनिज्म भी है जिससे ये कंट्रोल किया जाता है। देखिए, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इनकी भारी जिम्मेदारी होती है। मसलन ये है कि इन कमिश्नर करोड़ों रुपए देकर सियासी हुकूमतों को आते हैं, और ये अपना पेट नहीं भरेंगे, SHOs अपना पेट नहीं भरेंगे। चले सर, वी हैव 1 मिनट लेफ्ट में, तो शाम साहब से कहूंगी क्विकली अपना टेक अगर दे दें इसमें। लगारी साहब ने टीम का बंद बांध दिया है कि जी ये देखा जाए बेनिफिशरी कौन है, किसको फ़ायदा होता है। बिल्कुल सही बात है। ये मिडल मैन आड़ती का इंस्टीट्यूशन जो है ना, जब तक इसको आमदनी ख़त्म किया जाएगा महंगाई नहीं ख़त्म होगी। देखिए, मार्च 2022 में 12% थी महंगाई, आज आप देख लें महंगाई 32% है, और ये 2 दिन में कहा जा रहा है कि ये 40% होगी। मैं आपको मिसाल दूँ, शिमला मिर्च 2 दिन पहले थी 400 रुपये किलो की, आज 800 रुपये किलो है। एक हफ्ता पहले 200 रुपये किलो थी, अभी आप देख लें एक हफ्ते में 600 रुपये का इजाफा हो गया। देखिए, सप्लाई चेन को बेहतर करने की ज़रूरत है एक, और दूसरी बात सबसे अहम यह है कि जो लगारी साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया था, देखिए फार्मर कमेटियां नहीं बनाई जाएंगी ना। एक अरसे से कहा जा रहा है कि जी फार्मर जो चीज़ें बना के लेके जाता है, मतलब देखें गन्ना लेके जाता है, 2-2 दिन उसका ट्रक खड़ा रखते हैं कि गन्ना जो है सूख जाए, उसकी जिसको कहते हैं वजन कम हो जाए, फिर वो फैक्ट्री के अंदर जाता है। तो मेरा ख्याल इस वक्त ये है कि प्राइस कमेटियाँ पहले से भी मौजूद है, कमिश्नर का निज़ाम डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं वो तो नाकाम हो गया है। अब ये प्राइस कमेटियाँ कैसे कंट्रोल होगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ क्या। और दूसरी बात है, अब ना ये कोल्ड स्टोरेज का जो एक अजाब आ गया है ना, ये पेरिशेबल आइटम जो होते थे ना, ये फ्रूट और सब्जियां पहले जो थी ना लोग जल्दी बेच देते थे, अब ये इनको भी स्टोर कर लेते हैं और इस पर भी कमाई धड़ाधड़ होती है। ये भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में है। चलें जी, मैं तमाम पैनल अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।